बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वो एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई, मगर बेचारे गधे को कभी भी वो गाजर नहीं मिल पाई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो गाजर बस एक छलावा है। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह ही होते हैं। वे मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वे अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बन के रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दें। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही ना रह जाएं। इसी डर से हम और ज़्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर ही हावी होने लगता है। हम उन सारी खूबसूरत चीज़ों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से हासिल की जा सकती है। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो हम और मेहनत करते हैं कि और ज़्यादा कमा सके, और फिर हमारा खर्चा भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हम उन 6 रूल्स की बात करेंगे जिनसे आपको पैसा कमाने में मदद मिलेगी और आप अमीर बन जाओगे। तो दोस्तों, अब तक आपको बुक का ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा कि ऑथर हमें इस बुक में क्या बताने वाले हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि इस रिच डैड पुअर डैड बुक की सिर्फ समरी काफ़ी नहीं है आपके लिए। हो सके तो इस बुक को खरीदकर पूरा पढ़िए। रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो इस किताब के लेखक हैं, वो बताते हैं कि उनके 2 पिता थे। उनके एक पिता जो पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर थे, मगर जिंदगी भर गरीब ही रहे और गरीबी में ही मरे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। वहीं उनके दूसरे पिता बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, मगर काफ़ी अमीर थे। उन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे। अब ये सोचने की बात है कि किसी भी इंसान के एक ही वक्त में 2 पिता कैसे हो सकते हैं। उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करे और उसके बाद किसी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करके अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो थे, वे दरअसल रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे, और वे चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी ज़िंदगी में कुछ रिस्क उठाए, कुछ चैलेंजेस ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में ही नहीं सिखाए जाते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों से ही सीखता है। स्कूली पढ़ाई सिर्फ अच्छे ग्रेड्स दिला सकती है, मगर ज़िंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। बेशक पढ़ाई लिखाई की अपनी अहमियत है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। ऑथर कहते हैं, आप खुद के लिए जवाबदेह हैं, दूसरों के लिए नहीं। तो आपके जो भी सवाल है खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपके ही पास है। क्या आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में सिक्योरिटी रहे, एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाले जाने का कोई डर ना हो, या फिर आप सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरह अमीर हो जाओगे? क्या बस यही आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे आपकी सोच पर बहुत अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है वो कभी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीबी में ही जिएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपका पहला कदम ये होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर हटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच ही आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है।
और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की तरफ धकेलता है। बेशक हम सबके अंदर डर और चाहत की भावना होती है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी ना होने दें कि हम उनके बस में होकर उल्टे सीधे फैसले लेने लग जाएं। बेहतर होगा कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में खूब सोच लें। हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लें। हर सुबह अपने आप से पूछिए, क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए? क्या आप अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए, जो काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस मुझे कम पैसे देता है, मुझे ज्यादा मिलने चाहिए, मैं इससे ज्यादा कमा सकता हूं। याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता तो उसे इल्जाम मत दीजिए, टैक्स को इल्जाम मत दीजिए। जब आप खुद ही समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं तब सिर्फ आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। यही वो पहला सबक है जो रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया। इस सबक का एक पार्ट ये भी था कि रिच डैड ने उन्हें एक स्टोर में काम पर लगा दिया। उन्हें इस काम में कोई पैसे नहीं मिले, वे बस काम करते रहे। इसका फायदा ये हुआ कि वे अपने दिल से काम में लगे रहे और इस दौरान कई नए आइडिया उनके दिमाग में आते रहे। पैसे को अपने पीछे कैसे भगाया जाए, इस बारे में उन्हें कई विचार मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक के फ्रंट पेज को 2 हिस्सों में फाड़ देती थी। आधा हिस्सा वो रख लेती और आधा हिस्सा फेंक देती थी। देर शाम स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था। वो कॉमिक्स बुक के ऊपर आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कॉमिक्स बुक्स दे जाया करता। एक दिन उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वो पुरानी कॉमिक्स बुक्स ले सकते हैं। वो इस शर्त पर मान गया कि वे उन कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में बिजनेस का एक नया आइडिया था। उन्होंने वो पुरानी बुक्स अपने दोस्तों और बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देनी शुरू कर दी। बदले में वे हर किताब का 10 सेंट किराया वसूल करते थे। हर किताब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से पढ़ने के लिए दी जाती थी, तो असल मायनों में वे उन्हें बेच नहीं रहे थे। उन्हें उस गैराज पर काम भी नहीं करना पड़ा जहां से वे कॉमिक्स किराए पर देते थे। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा, जिसके लिए उन्हें हर हफ्ते $1 दिया जाता। एक ही हफ्ते में उन्होंने $9.5 कमाए। इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो, ना कि आप पैसे के लिए काम करो। ऑथर अगला रूल बताते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सीखनी चाहिए। 1923 में एजवाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। इनमें से एक थे बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स श्वाब और सैमुअल इनसुल, उस वक्त की लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट और बाकी कई और बड़े बिजनेसमैन। इस मीटिंग के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी में मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली थी और कईयों ने तो अपना दिमागी संतुलन खो दिया था। असल बात तो ये है कि लोग पैसा कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो ये खास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को रखा कैसे जाए। आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लें, उसे बनाए रखना असली बात है। और अगर ये हुनर आपने सीख लिया तो आप किसी भी आड़े टेढ़े हालात का सामना आसानी से कर लेंगे। लॉटरी में मिलियन जीतने वाले लोग कुछ सालों तक तो मजे से जीते हैं, मगर फिर वापस उसी पुरानी हालत में पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोगों के सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बने या अमीर बनने के लिए क्या करें। इन सवालों के जवाब से अधिकतर लोगों को निराशा ही होती है, मगर इसका सही जवाब होगा कि पहले आप फाइनेंशियली लिटरेट बनना सीखें। देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना हो तो एक 6 इंची कंक्रीट स्लैब डालकर भी आपका काम चल जाएगा। मगर अफसोस तो इसी बात का है कि हम में से ज्यादातर लोग 6 इंची स्लैब पर एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग
खड़ी करना चाहते हैं और वे ऐसा करते भी हैं, तो जाहिर है कि बिल्डिंग टूटेगी ही टूटेगी। पुअर डैड रॉबर्ट से बस यही चाहते थे कि वे खूब पढ़ाई करें, लेकिन रिच डैड उसे फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते थे। ज्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अपनी अहमियत है, मगर असल जिंदगी में ही ये सब कुछ नहीं है। अगला रूल ऑथर बताते हैं, लाइबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क समझें और एसेट्स खरीदें। सुनने में बड़ी आसान बात लगती है, लेकिन यही एक रूल है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं, मगर अमीर लोग जानते हैं कि असल में एसेट्स होते क्या हैं और वो उन्हें ही खरीदते हैं। रिच डैड किस प्रिंसिपल में यकीन रखते हैं, यानी कि के स्टैंड फॉर कीप, आई फॉर इट, एस फॉर सिंपल एंड अनदर एस फॉर स्टूपिड। रिच डैड ने लेखक और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत वे इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। इस सीख की यही सिंपल बात है कि लाइबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क समझें और एसेट्स खरीदें। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल है तो हर आदमी अमीर होता है ना, मगर यहाँ मामला उल्टा है। ये दरअसल इतना सिंपल है कि हर कोई इस बारे में सोचता तक नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्हें लाइबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। लाइबिलिटीज और एसेट्स क्या हैं? लाइबिलिटीज आपकी वो चीज है जहां से आपको पैसा कभी नहीं आएगा, मतलब जिसको आप अपना पैसा देकर खरीदते हो सिर्फ अपने काम के लिए, जहां आपको 1 रुपीस भी नहीं मिलेगा। और एसेट्स वो चीज है जिसको आप पैसा देकर तो खरीदते ही हो, लेकिन जो चीज आपने खरीदी है उसी ने आपको पैसा बना कर दिया। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है, इनकम है कि आपके पास कितना पैसा आया और एक्सपेंस है कि आपसे कितना पैसा खर्च हुआ। बैलेंस शीट एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच बैलेंस बताती है। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट्स को भी ये पता नहीं होता कि आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। अब ये चार्ट देखने में बहुत सिंपल है, इसे आसानी से लोगों को समझाया जा सकता है। एसेट्स वे चीजें होती हैं जो आपके लिए पैसा कमाने का काम करती हैं। मान लो आप कोई घर खरीदकर उसे किराए पर देते हैं, तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। इसका उल्टा लाइबिलिटीज आपकी जेब से पैसा खर्च करवाती है, जैसे कि घर खरीदकर उसमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदिए और गरीब ही रहना है तो लाइबिलिटीज। अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए होता है कि वे इस प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ ही नहीं पाते। इसीलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि फाइनेंशियली लिटरेट बनिए। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता, फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखें। अधिकतर परिवारों में यह देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज्यादा होता है, मगर उसका फायदा क्या जब सारा पैसा लाइबिलिटीज में ही खर्च हो जाए। ये चार्ट दिखाता है कि मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा किस तरह खर्च करता है, और अगर यही उनका तरीका रहता है तो सारी जिंदगी वे मिडिल क्लास ही बनकर रहते हैं, या क्या पता उससे भी नीचे चले जाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनका सारा पैसा लाइबिलिटीज में ही खर्च हो रहा है। कभी मोर्टेज, कभी रेंट, कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, फीस और भी ना जाने क्या क्या। उनकी सारी कमाई
इसी में खर्च हो जाती है। दूसरी ओर गरीब लोग हैं जिनकी कोई लायबिलिटी तो नहीं है मगर उनके कोई एसेट्स भी नहीं होते। वे भी पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज के खर्चों में उनका सारा पैसा उड़ जाता है। माना एक गरीब आदमी $1000 कमाता है, उसमें से $300 वो अपने छोटे से घर के किराए में खर्चता है, $200 उसके आने जाने का किराया, $200 टैक्स और $200 खाने और कपड़ों में खर्च हो जाता है। अब उसके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं। और कभी कभी तो उधार लेकर काम चलाना पड़ता है, जिससे वो और गरीब हो जाता है। इसके अपोजिट अमीर लोग एसेट्स खरीद कर रखते हैं, फिर उनके वो एसेट्स उन्हें और पैसा कमा कर देते हैं। उनकी कमाई इसी तरह 2 से 4, 4 से 8 होती जाती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं। वे घर लोन पर लेकर उसे किराए पर लगा देते हैं। बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता है, जिससे वे अपना लोन भी चुकता कर लेते हैं। मान लीजिए लोन की इंस्टॉलमेंट $1 है, तो ये अपने घर का $2 किराया वसूल करेंगे, $1 बैंक को देंगे और $1 अपनी जेब में। तो हो गया ना ये बिना मेहनत के पैसा कमाना। तो असल में रिच डैड और पुअर डैड के बीच बस सोच का फासला है। अपना पैसा कैसे खर्चें, सिर्फ यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं। 1960s के दिनों में अगर बच्चों से पूछा जाता कि वे बड़े होकर क्या बनेंगे, तो सबके पास यही जवाब होता था कि वे अच्छे ग्रेड्स लाएंगे और फिर डॉक्टर बनेंगे। तब सबको यही लगता था कि अच्छे ग्रेड्स लेकर वे बहुत पैसा कमा सकेंगे। हालांकि उनमें से बहुत से बच्चे आज बड़े होकर डॉक्टर बन चुके हैं। इसके बावजूद उनमें से काफी लोग आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगा कि ज्यादा पैसा कमाने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मगर आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज बहुत से बच्चे फेमस एथलीट बनना चाहते हैं, या फिर CEO, या फिर कोई मूवी स्टार या रॉक स्टार, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे बैठकर वे करियर में सक्सेस नहीं पा सकते। आजकल फाइनेंशियल नाइटमेयर बहुत आम हो गया है। अक्सर नए शादीशुदा जोड़े ये सोचते हैं कि उनकी सैलरी अब डबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों जने कमा रहे हैं। एक छोटे से घर में रहते हुए वे अब बड़े घर के सपने देखते हैं, इसलिए वे पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से उनका सारा ध्यान सिर्फ अपना करियर बनाने पर होता है। उनकी कमाई बढ़ने लगती है तो जाहिर है उसी हिसाब से खर्चे भी बढ़ेंगे। अब जब आप फाइनेंशियली लिटरेट हुए बिना पैसा बनाते हैं या बिना सोचे समझे उसे खर्च करते हैं, तो होता यह है कि आप पहले से भी ज्यादा खर्च करने लगते हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जो फिर चलता ही रहता है। नए जोड़े ने अब इतना पैसा कमा लिया कि वे एक बड़ा घर खरीद सकें। उन्हें तो यही लगेगा कि वे अब थोड़े अमीर हो गए हैं, मगर असलियत तो ये है कि बड़े घर के साथ उन्होंने नई लायबिलिटीज भी खरीद ली। उनके कैश फ्लो में अब प्रॉपर्टी टैक्स का खर्चा बढ़ गया। अब उन्हें एक नई गाड़ी भी चाहिए, फर्नीचर भी, और सब कुछ नया। उनकी लायबिलिटीज बढ़ती ही चली जा रही है और ज्यादातर होता यही है कि इनकम के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक इस सच्चाई का खुलासा होता है, मगर तब तक हम इस रैट रेस में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। फिर ऐसे ही लोग हमारे लेखक रॉबर्ट के पास आकर पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। अब यही सवाल तो मुसीबत की जड़ है, क्योंकि सबको लगता है कि पैसा ही हर चीज का इलाज है। ये मानना ही एक बड़ी गलती है। उनकी समस्या ये नहीं कि वे ज्यादा नहीं कमा रहे, बल्कि ये है कि जो कुछ उनके पास है उसे हैंडल कैसे करें। एक कहावत यहां पर बिल्कुल फिट बैठती है, जब तुम खुद को एक गहरे गड्ढे में पाओ तो और खोदना छोड़ दो। क्यों? ज्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं। मनोचिकित्सकों का मानना है कि लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है, औरों से अलग होने का भय होता है। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या हम पर कहीं हंस ना दे, यही सोचकर
अधिकांश लोग पब्लिक स्पीकिंग से दूर भागते हैं। वे वही करना पसंद करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। वे खुद को भीड़ का हिस्सा बनाकर संतुष्ट हो जाते हैं। आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट है। लोन लीजिए, अब प्रमोशन हो गया है, अब सैलरी बढ़ गई है तो नया घर लो। यही सब बातें हम लोगों से सुनते रहते हैं और फिर हम भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वो जरूर सही होगा, है कि नहीं? मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिच डैड ने कहा था कि जापानीज लोग 3 चीजों की ताकत जानते थे: तलवार, कीमती जवाहरात और शीशा। तलवार बाजुओं की ताकत का प्रतीक है, कीमती जवाहरात पैसे की ताकत का, और शीशा खुद के अंदर छिपी हुई ताकत को दिखाता है, और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद को जानते हो, शीशे के सामने अगर आप खुद से सवाल पूछ सकते हो कि मैं सही हूं या मुझे भी भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहिए, तो जो जवाब आपको मिलेगा वही आपकी असली ताकत है। गरीब और मिडिल क्लास खुद को पैसे का गुलाम बनने देते हैं, इसीलिए वो कभी अमीर नहीं बन पाते। 16 साल के रॉबर्ट और माइक अमीर डैड के साथ हर उस मीटिंग में जाया करते थे जो वे अपने अकाउंटेंट, मैनेजर्स, इन्वेस्टर और एम्प्लॉयज के साथ रखा करते। यहाँ एक ऐसे रिच डैड देखने को मिलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने 13 साल में ही स्कूल छोड़ दिया था, मगर आज वो मीटिंग्स रखते हैं, अपने नीचे काम करने वाले पढ़े लिखे लोगों को ऑर्डर देते हैं, उन्हें बिजनेस के टिप्स समझाते हैं। एक ऐसा इंसान जो भीड़ का हिस्सा नहीं बना, जिसने रिस्क लिया और जिसने लोगों की परवाह नहीं की, जिसे ये डर नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इन मीटिंग्स का नतीजा ये हुआ कि लेखक और उनका दोस्त दोनों ही स्कूली पढ़ाई में मन नहीं लगा पाए। जब भी उनकी टीचर कोई काम देती थी, उन्हें रूल्स के हिसाब से करना होता था। उन्हें एहसास हुआ कि स्कूली पढ़ाई किस तरह से बच्चों की प्रतिभा को निखरने नहीं देती। उनकी क्रिएटिविटी को मारकर उन्हें एक सांचे में ढालकर इस समाज का एक मशीनी हिस्सा बना देती है, और उन्हें टीचर की इस बात से भी इनकार था कि अच्छे ग्रेड्स लाकर ही सक्सेसफुल और अमीर बना जा सकता है। एक दिन रॉबर्ट की अपने पुअर डैड से बहस हो गई। उनके पिता का मानना था कि उनका घर उनके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, मगर वो एक रैट रेस में भाग रहे थे। उनकी इनकम और खर्चे बराबर ही थे। उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। यही बात रॉबर्ट उन्हें समझाना चाह रहे थे कि उनके पिता के लिए वो घर एसेट नहीं, लायबिलिटी है। घर पर उनके पैसे खर्च हो रहे थे, बदले में मिल कुछ नहीं रहा था। ये बात उनके पुअर डैड समझ नहीं पा रहे थे, और यही फर्क था रिच और पुअर डैड के बीच। खैर, उनकी बहस चलती रही। उन्होंने अपने पुअर डैड को बताया कि अधिकतर लोगों की जिंदगी लोन चुकाने में ही निकल जाती है। जिस घर को वे खरीदते हैं उसके लिए वे 30 साल तक लोन भरते हैं, फिर एक और बड़ा घर लेते हैं। अब घर की कीमत भी उसी हिसाब से बढ़ेगी या नहीं, ये निर्भर करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर खरीदने के लिए एक बड़ी रकम ली थी। जितनी घर की कीमत नहीं थी, उससे ज्यादा कर्ज उनके सर पर चढ़ गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान लोगों को ये होता है कि वे बाकी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका सारा पैसा उस घर पर लगा है। उन्हें कभी इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिल पाता, और ना ही वे इस बारे में कुछ सीख पाते हैं, और इस तरह कई एसेट्स उनके हाथ से निकल जाते हैं। अगर इसके बदले लोग सिर्फ एसेट्स पर ध्यान दें तो उनका फ्यूचर कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता है। अब उदाहरण के लिए रॉबर्ट की पत्नी के पेरेंट्स एक बड़े से घर में शिफ्ट हो गए। उनका सोचना था कि अपने लिए बड़ा और नया घर लेना एक सही फैसला है, क्योंकि बाकियों की तरह उन्हें भी घर लेना एक एसेट्स लगता था। मगर वे ये जानकर हैरान रह गए कि उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 था। ये उनके लिए एक बड़ी कीमत थी, और क्योंकि वे रिटायर हो चुके थे तो इतना पैसा टैक्स के रूप में भरना उनके रिटायरमेंट बजट के बाहर था। बेशक हम ये नहीं कह रहे
कि आप एक नया घर ना लें, बल्कि हम समझाना चाहते हैं कि जितने पैसे से आप एक बड़ा घर लेंगे उतने पैसे आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करें तो बेहतर होगा। आपका एसेट आपके लिए कमाई करेगा और कुछ ही समय बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि आप आसानी से मनपसंद घर ले पाएंगे, वो भी बिना किसी लोन के। अमीर और ज्यादा अमीर क्यों होते रहते हैं, वहीं मिडिल क्लास आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? इसके पीछे भी एक वजह है। कारण सीधा है, अमीर एसेट खरीदते हैं जो उनका पैसा दुगना करता रहता है। उस पैसे से उनके सारे खर्चे मजे में निपट जाते हैं। और मिडिल क्लास क्या करते हैं, वे तो बस महीने की 1 तारीख का इंतजार करते हैं। जब उनकी सैलरी आए, सारी की सारी सैलरी तो खर्चों को पूरा करने में खत्म हो जाती है, तो इन्वेस्टमेंट कहां से होगा? और फिर जब सैलरी बढ़ती है तो उस पर टैक्स भी बढ़ जाता है और उसी हिसाब से बाकी खर्चे भी। फिर अंत में वही रैट रेस चलती रहती है। आगे ऑथर कहते हैं, एक कर्ज में डूबा समाज जहां हम रहते हैं। अपने घर को एसेट समझना ही वो वजह है जो हमें कर्ज के बोझ तले दबाती है। आज यही अधिकतर लोगों की सोच है। अगर सैलरी बढ़ी है तो लोग सोचते हैं कि अब वे बड़ा सा घर ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये अपने पैसे का सही इस्तेमाल लगता है। इसके बदले अगर वही पैसा सही जगह लगाया जाए तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि उनका सारा वक्त हाड़ तोड़ मेहनत करने में चला जाता है। अपनी नौकरी को सेफ जोन समझकर वे उससे अलग कुछ सोच ही नहीं पाते और साथ ही उन पर कर्ज का इतना बोझ होता है कि वे नौकरी छोड़ने का रिस्क ले ही नहीं सकते। अब जरा खुद से ये सवाल कीजिए कि आज आप नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं तो कितने दिन आपका गुजारा चलेगा? क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं, अगर आपने सारी उम्र सिर्फ सैलरी के भरोसे ही काटी है और एसेट्स के बदले आपने लायबिलिटीज ली है, तो यकीनन आपकी जिंदगी एक कड़ी चुनौती है। सिर्फ नेटवर्थ के भरोसे आपका काम नहीं चल सकता। नेटवर्थ बताता है कि आपके पास वाकई में कितना पैसा है, चाहे वो एक गैराज में पड़ी पुरानी कार के रूप में ही क्यों ना हो। अब भले ही वो कार कुछ काम की नहीं हो, जबकि वेल्थ का मतलब है कि आपके पास जो पैसा है उससे आप कितना और पैसा कमा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एसेट है जिससे हर महीने $3000 की कमाई हो जाती है और हर महीने आपके $6000 खर्च हो जाते हैं, तो आप सिर्फ आधे महीने ही अपना गुजारा कर पाओगे। तो सॉल्यूशन ये हुआ कि अपने एसेट से मिलने वाला पैसा बढ़ा दें। जब वो $6000 मिलने लगेगा तो आप रातों रात अमीर नहीं हो जाएंगे, मगर इस तरह आप वेल्दी होने लगेंगे। अब अगर आप अचानक नौकरी छोड़ भी देते हैं तो आपके एसेट्स सारा खर्चा कवर कर लेंगे। आप वेल्दी तभी बन पाएंगे जब आपके खर्च आपके एसेट्स की ग्रोथ से कम रहें। ऑथर कहते हैं, अपने काम से काम रखें। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे कॉर्क ने एक MBA क्लास में एक स्पीच दी। ये 1947 की बात है। उनकी ये स्पीच बड़ी ही शानदार थी, लोगों को प्रेरित करने वाली। स्पीच के बाद जब MBA क्लास के छात्रों ने कुछ वक्त उनके साथ बिताने की गुजारिश की तो वे उनके साथ बियर पीने चले गए। बातों बातों में रे कॉर्क ने अचानक एक सवाल किया, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूं? अब ये बात तो सबको मालूम थी कि वे हमें बर्गर बेचते थे। इस बात पर वे हंसने लगे और बोले कि उनका असल बिजनेस तो रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडोनाल्ड के लिए हर लोकेशन का चुनाव सोच समझकर किया जाता है। जहां उसकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती है वो जमीन भी साथ ही बेची जाती है। तो इसका सीधा मतलब है कि मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदने वाले को वो जमीन भी खरीदनी पड़ती थी। तो इस तरह से ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी हुआ। यही सबक रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। वे टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां वे नौकरी करते हैं, बैंक का मोर्टेज देकर
उसके लिए काम करते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है, ना कि एम्प्लॉयर। जो आप पढ़ते हैं वही आप बनते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी तो डॉक्टर, मैथमेटिक्स पढ़ी तो इंजीनियर, मतलब जो आपने पढ़ा वो आप बने। अब मुसीबत तो ये है कि इससे छात्रों का कोई भला ही नहीं हो पाता, क्योंकि वे नौकरी और बिजनेस के बीच के फर्क में उलझ कर रह जाते हैं। जब कोई पूछता है कि आपका क्या बिजनेस है, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो एक डॉक्टर हूं या एक बैंकर हूं, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। कहने का मतलब है कि आप जो करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर करने में बर्बाद ना करें, बल्कि खुद की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काम करें। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास बड़ी देर से होता है कि उनका हाउस लोन उनकी जान ले रहा है, और फिर उन्हें लगता है कि जिसे वे एसेट मानने की गलती कर रहे थे, दरअसल कभी एसेट था ही नहीं। जैसे उन्होंने कार ली तो उससे जुड़े तमाम खर्चे उनकी लायबिलिटीज बन गए। उन्हें पूरा करने के लिए नौकरी जरूरी है, और अगर कभी वो सेफ जॉब उनके हाथों से निकल गई तो उनकी मुसीबतें शुरू हो जाती है। इसीलिए तो हम एसेट कॉलम पर इतना जोर दे रहे हैं, ना कि आपकी इनकम कॉलम पर। और फाइनेंशियली सिक्योर होने का यही एक तरीका है। आप कितने अमीर हैं ये जानने का सही तरीका नेटवर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आप अपने एसेट्स बेचते हैं तो उन पर भी टैक्स लगता है। आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि आप सोचते हैं। आपके बैलेंस शीट के हिसाब से आपको जितना भी पैसा मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो आप कर रहे हैं उसे एकदम मत छोड़िए। ये बुक आपको कभी भी ये सलाह नहीं देगी। अपनी नौकरी करते रहिए, पर साथ ही एसेट्स भी जमा कीजिए। और एसेट्स से मेरा मतलब है सही और असली मायने में एसेट्स। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कोई कार लीजिए, क्योंकि वो मेरी नज़र में एसेट नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उसे चलाना शुरू करते हैं वो अपनी कीमत का 25% खो देती है। जितना हो सके खर्चे में कटौती करें और लायबिलिटीज घटाएं। अब किस तरह के एसेट्स खरीदने चाहिए, यहां हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। नंबर 1, ऐसा बिजनेस जहां आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो, जो दूसरे आपके लिए एक बिजनेस चलाए, क्योंकि आप वहां ज्यादा वक्त देंगे तो वो बिजनेस नहीं, वो नौकरी ही होगी। दूसरा, रियल एस्टेट में पैसा लगाएं। और तीसरा, स्टॉक और बॉन्ड खरीदें। जब एसेट खरीदें तो अपनी पसंद की चीजों पर पैसा लगाएं, क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उसमें ध्यान दे पाएंगे। अगर उसमें आपकी रुचि होगी तो आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। रॉबर्ट को रियल एस्टेट और स्टॉक्स में रुचि थी, खासकर छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना। अपने रिच डैड की सलाह पर उसने अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी। वो जॉब करता रहा, साथ ही अपने एसेट कॉलम को बड़ा और मजबूत बनाता चला गया। एक पैसा भी जो आप कमाते हैं उसे बेकार ना जाने दें। अपने पैसे को अपना गुलाम मानकर चलिए जो आपके लिए काम करें। आप लग्जरी खरीदना चाहते हैं, शौक से खरीदें, कोई बड़ी बात नहीं। मगर ये ना भूलें कि अमीर और मिडिल क्लास में यही सोच का फर्क है। जहां मिडिल क्लास पैसा आते ही पहले लग्जरी में खर्च करेगा, वहीं अमीर आदमी उसे अंत में खरीदेगा। इतना समझ लेने के बाद अब आप अमीर लोगों के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में जानेंगे, और वो है अमीर पैसा इन्वेंट करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट करने के बाद उसे पेटेंट कर दिया था। इनका बिजनेस बड़ा और संभालने में मुश्किल होने लगी तो वे वेस्टर्न यूनियन गए और उन्हें अपना पेटेंट और छोटी सी कंपनी $1 लाख में बेचने की पेशकश की। उस वक्त के वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने पेशकश ठुकरा दी। उन्हें ये दाम कुछ ज्यादा लग रहे थे। और फिर उसके बाद एक बड़ी कंपनी AT&T का जन्म हुआ। रॉबर्ट 1984 से प्रोफेशनल तौर पर पढ़ा रहे हैं। एक चीज जो हजारों लोगों को पढ़ाने के बाद उन्होंने जानी, वो ये है कि उन सब लोगों में पोटेंशियल था, बल्कि हर एक इंसान में पोटेंशियल है जो हमें महान बना सकता है।
इसके बावजूद जो हमें रोकता है वो है खुद पर डाउट रखना। स्कूल छोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ग्रेड्स ही काफी नहीं होते। जैसे सिर्फ स्मार्ट लोग ही आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वे बढ़ते हैं जो बोल्ड भी होते हैं। ये सच है कि फाइनेंशियल जीनियस होने के लिए इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, मगर साथ ही हिम्मत और बोल्डनेस भी चाहिए। ज्यादातर लोग पैसे के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, मगर अमीर होने के लिए आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है आने वाले सालों में एक नया बिल गेट्स पैदा हो या अगला अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और बाकी शायद दिवालिया बनकर गरीब हो जाएं। अब ये आपकी मर्जी है, आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आने वाले साल और भी डरावने हो सकते हैं, क्योंकि हर पुराना जाता है तो नया आता है। तो जो आज है वही सबसे खुशहाल वक्त है। आज के दौर में लोग ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच अभी भी पुरानी ही है। फिर वे अपनी गलती ना मानकर या तो अपने बॉस को इल्जाम देंगे या नई टेक्नोलॉजी को। जो कभी कल के दौर में एसेट था वही आज लायबिलिटीज बन चुका है। तो आपको अपडेट रहने की जरूरत है। रॉबर्ट ने एक गेम डिजाइन किया जिसे वे कैश फ्लो कहते हैं। ये लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है, अमीर बनने की राह क्या है और रैट रेस से बाहर कैसे निकले। ये सारी चीजें इस गेम से समझाने की कोशिश की गई है। एक दिन एक औरत आई। गेम खेलने के दौरान उसने एक बोट कार्ड जीता, जिसका मतलब था कि उसने उस गेम में एक बोट जीती। वो औरत बड़ी खुश हुई, मगर जब उसे पता चला कि बोट लेने के लिए उसे एक बड़ी रकम टैक्स भरनी होगी तो उसकी खुशी गायब हो गई। वो बोट उसके लिए अब एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी बन गई। उसे अब पता चला कि ऐसे तो ये बोट उसकी जान ही ले लेगी। उसे ये आइडिया समझ नहीं आया और रिफंड की मांग की। उसे उसके पैसे वापस मिल गए और वो चली गई। मगर बाद में उसने फोन करके बताया कि उसे अब गेम का आइडिया कुछ समझ आने लगा था। वो उस गेम से अपनी लाइफ को जोड़कर देख पा रही थी। पैसा कैसे काम करता है, इस बात को समझ ना पाने की वजह से उसका गुस्सा जायज था। हम भी अक्सर यही करते हैं। जो बात हमारी समझ से परे होती है उस पर हमें गुस्सा आता है और हम जिंदगी की हर परेशानी के लिए उसे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अगर ठंडे दिमाग से सोचे तो ये तरीका एकदम गलत होगा। बेहतर होगा कि हम उन्हें समझने की कोशिश करें तो गेम ऑफ लाइफ जीत सकते हैं। बहुत से लोग कैश फ्लो गेम में खूब पैसा जीतते हैं, फिर उन्हें समझ नहीं आता कि उस पैसे का क्या करें तो वे हारने लगते हैं। इसकी वजह है उनकी पुरानी सोच जो उनको आगे नहीं बढ़ने देती, और फिर वे बाद में सारा पैसा ही हार बैठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे हार गए क्योंकि उनके पास सही पत्ते नहीं थे। बहुत से लोग इसी तरह जिंदगी में सही मौकों की तलाश में बैठे रहते हैं। कुछ लोगों को तो सही मौका मिलता भी है तो उसका फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि वे कहेंगे कि उनके पास पैसा ही नहीं था। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें पैसा और मौका दोनों मिले, फिर भी वे कुछ हासिल नहीं कर पाए क्योंकि दरअसल वे समझ ही नहीं पाए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप पैसे को लेकर कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो बगैर पैसे के आप क्या करेंगे, और अगर पैसा है मगर मौका नहीं तो उस सूरत में आप क्या करेंगे। ये सब आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है। ज्यादातर लोग इस बात का एक ही सॉल्यूशन जानते हैं कि खूब मेहनत करके खूब पैसा कमाया जाए, लेकिन आपको सीखना है कि अपने लिए मौका कैसे पैदा किया जाए, ना कि उसके इंतजार में बैठे रहें। सबसे खास बात अमीरों की जो है वो ये कि उन्हें पता है पैसा असल चीज नहीं है। असल चीज है इसका सही मतलब जानना। ये जान लेना कि जो हमें चाहिए वो हम इससे बना सकते हैं। हमारा दिमाग हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट होता है। यही हमें सुपर रिच बना सकता है या फिर सुपर पुअर। निर्भर करता है कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करें। जो लोग सफल हैं उनके साथ कदम मिलाकर चलना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि पैसा कमाने की चाहत खुद में कैसे पैदा करें। आपको अपने सबसे बड़े एसेट यानी आपके दिमाग को इन्वेस्ट करने की जरूरत है।
आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। आइए इसको एक उदाहरण से समझें। 1990s के दशक में एरिजोना और फोनिक्स के आर्थिक हालात बुरे चल रहे थे। वहां के लोगों को हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी। बुरे वक्त के लिए पैसा बचाने का विचार कुछ हद तक सही भी है, मगर उस पैसे का क्या फायदा जो आप जमा करते जाते हैं। इससे तो अच्छा है उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट किया जाए जो आगे चलकर आपको फायदा दे। खैर, बात करते हैं एरिजोना और फोनिक्स के लोगों की जो आर्थिक तंगी झेल रहे थे। ऐसे में इन्वेस्टर को ये एक बढ़िया मौका लगा। लोग जो अपनी प्रॉपर्टी औने पौने दामों में बेच रहे थे वो कई इन्वेस्टर्स ने हाथों हाथ खरीद ली। रॉबर्ट ने भी $75,000 की कीमत वाला एक घर सिर्फ $20,000 में खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने अटॉर्नी के ऑफिस में एक ऐड दिया। $75,000 वाला घर सिर्फ $60,000 में लेने के लिए ग्राहक टूट पड़े। रॉबर्ट का फोन बजना बंद ही नहीं हो रहा था। ये पैसा उनको उस असेट से मिलने जा रहा था जो उन्होंने प्रोमिसरी नोट के रूप में ग्राहक से लिया था, और उन्हें यह पैसा कमाने में केवल 5 घंटे लगे। उन्होंने जो $40,000 इन्वेंट किए वो उनके कॉलम ऑफ एसेट में क्रिएट हुए थे, और बगैर टैक्स के उन्होंने अचानक ही मिले एक मौके का फायदा उठाकर ये पैसे क्रिएट कर अपनी इनकम कॉलम में ऐड कर लिए। कुछ सालों बाद ही उनके इस बिजनेस ने इतना पैसा क्रिएट किया कि उनकी कंपनी की कार, इंश्योरेंस, क्लाइंट्स के साथ डिनर, ट्रिप और बाकी चीजें सब कवर हो गई। जब तक गवर्नमेंट उन खर्चों पर टैक्स लगाती, इनमें से ज्यादातर चीजें प्री टैक्स एक्सपेंसेस में खर्च हो चुकी थी। कुछ सालों बाद ही जो घर $60,000 में बिका था अब वो $1,10,000 का था। अभी भी उनके पास कुछ मौके थे, मगर वे इतने कम थे कि उनके लिए रॉबर्ट को एक वैल्यूएबल एसेट लगाना पड़ता और अपना वक्त भी। तो वे आगे बढ़ गए। उन्हें अब नए मौकों की तलाश करनी थी। अब आप एक सवाल खुद से कीजिए, मेहनत करना भी बहुत मेहनत का काम है। 50% टैक्स भरिए और बाकी बचाइए। अब वो सेविंग्स आपको 5% इंटरेस्ट देंगी और फिर उस पर भी आप और टैक्स भरें। इससे तो अच्छा होगा कि अपना पैसा और टाइम अपने सबसे पावरफुल एसेट यानी अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बने। ये दुनिया कभी भी एक सी नहीं रहती। जो आज है कल नहीं होगा। कभी मंदी तो कभी तेजी का दौर चलता रहेगा। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी और बेहतर होती जाएगी। आज मार्केट ऊपर है तो कल नीचे होगा। खासकर स्टॉक मार्केट तो हर रोज बदलता है। मगर इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंट हैं तो? क्योंकि आप तो हर हालात के लिए तैयार रहेंगे। आपको जिंदगी में बेशुमार मौके मिलेंगे जहां आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठा सकते हैं। जरूरत है तो बस उन मौकों को लपकने की। अमूमन हम 2 तरह के इन्वेस्टर देख सकते हैं। पहले वो जो पैकेज इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं और ये काफी आसान और बगैर झंझट का काम है। दूसरे इन्वेस्टर अपने लिए खुद ही इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। इनको आप प्रोफेशनल भी कह सकते हैं। जितना ये इन्वेस्ट करते हैं उससे कई गुना ज्यादा पैसा बना लेते हैं। अब अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको खास तौर पर इन 3 स्किल्स को समझने की जरूरत है। नंबर 1, ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जो बाकी ना ढूंढ सके हो। याद रहे, आपका दिमाग वो देख सकता है जो बाकियों की आंखें कभी ना देख पाए। नंबर 2, पैसा बढ़ाइए जब पैसे की जरूरत पड़े। मिडिल क्लास केवल बैंक जाता है, मगर दूसरे टाइप के इन्वेस्टर पैसा बढ़ाकर कैपिटल रेज करते हैं। उन्हें हमेशा बैंक की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 3, स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज कीजिए। इंटेलिजेंट लोग वे होते हैं जो अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को चुनें। मुझे मालूम है कि ये सब आपके लिए कुछ ज्यादा है, मगर इसके रिवार्ड्स भी शानदार हैं। जिंदगी में रिस्क बहुत हैं, लेकिन उन्हें हैंडल करना सीख कर ही आप अमीर बन पाएंगे। अब ऑथर कहते हैं, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। एक बार एक जर्नलिस्ट ने
रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया था। रॉबर्ट उसके आर्टिकल पहले भी पढ़ चुके थे और उस जर्नलिस्ट के लिखने की स्टाइल से बेहद प्रभावित थे। इंटरव्यू जब पूरा हुआ तो उस जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट को बताया कि वो एक मशहूर लेखिका बनकर उनकी ही तरह एक दिन फेमस होना चाहती है। रॉबर्ट ने उससे पूछा, तो ऐसा क्या है जो उन्हें मशहूर होने से रोक रहा है? इस सवाल के जवाब में उस जर्नलिस्ट ने कहा, उनकी जॉब आगे नहीं बढ़ पा रही। इस पर रॉबर्ट ने सुझाव दिया कि उस जर्नलिस्ट को कोई सेल्स क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जर्नलिस्ट ने बताया कि उनकी एक दोस्त उन्हें पहले ही ये ऑफर दे चुकी है, मगर उन्हें ये छोटा काम लगता है। वे ये भूल गई थी कि रॉबर्ट खुद भी कभी सेल्स स्कूल जा चुके थे। इस बात का पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है जिसके दम पर आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपका टैलेंट काफी नहीं होगा, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए जब तक आप ये बातें नहीं जानते, आपका टैलेंट यूं ही बेकार है। जब तक आप उसे लोगों के सामने पेश करने का हुनर नहीं सीख जाते, आप कुछ नहीं कमा सकते। तो बेचने की कला सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है। किसी भी सेल्समैन को इसके लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। एक जो सबसे बड़ा फर्क रिच डैड और पुअर डैड के बीच था, वो ये कि पुअर डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते थे कि हमेशा जॉब सिक्योर रहे, क्योंकि एक सेफ जॉब ही उनके लिए सब कुछ थी। जबकि रिच डैड हमेशा सिर्फ और सिर्फ कुछ सीखने पर जोर देते थे। अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसके अलग पहलू को देखें तो स्कूल हमें रिवार्ड करते हैं किसी एक ही खास चीज में महारत के लिए। इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। जब डॉक्टर मास्टर की डिग्री लेते हैं, उसके बाद किसी एक स्पेशल फील्ड में डॉक्टरेट करते हैं, जैसे कि पीडियाट्रिक या कुछ और। मतलब एक छोटे से विषय पर उन्हें बहुत पढ़ना पड़ता है उस फील्ड में महारत के लिए, और यही उनका रिवार्ड होता है। ऐसे ही बहुत कुछ जानने के लिए जो थोड़ा बहुत आप सीखते हैं, वो नॉलेज तभी आएगी जब आप अलग अलग कंपनियों के लिए काम करेंगे, दुनिया की अलग अलग चीजों को जानेंगे, चीजें कैसे काम करती हैं, ये सभी बातें अनुभव करेंगे, तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। शायद यही वजह थी कि रिच डैड छोटे रॉबर्ट और माइक को अपने साथ लेकर जाते थे जब वे अपने डॉक्टर, अकाउंटेंट्स, लॉयर या किसी प्रोफेशनल से मिलने जाते। जब रॉबर्ट ने मैरीन कोर्प्स ज्वाइन करने के लिए अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ी, तो उसके गरीब मगर पढ़े लिखे पिता समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रॉबर्ट ने ऐसी शानदार नौकरी क्यों छोड़ी। वे एक तरह से इस फैसले से सब निराश हुए। रॉबर्ट ने उन्हें समझाने की हर मुमकिन कोशिश की कि उनका ऐसा करना क्यों जरूरी था, मगर उन्हें यह बात हजम ही नहीं हो रही थी। रॉबर्ट ने उन्हें कहा कि वे सीखना चाहते हैं कि खुले आसमान में कैसे उड़े। उन्हें जानना था कि वर्कर्स की टीम को कैसे हैंडल किया जाए। किसी भी कंपनी को अपने बलबूते पर चलाना कितना मुश्किल काम है। रॉबर्ट ये सब सीखना चाहते थे। वियतनाम से लौटने के बाद रॉबर्ट ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और जीरोक्स कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया। उन्हें ये नौकरी किसी फायदे के लिए नहीं चाहिए थी। वो इतने शर्मीले थे कि किसी को कुछ भी बेचने के ख्याल से ही उन्हें पसीना आ जाता। अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने जीरोक्स के सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की शिक्षा ली। इसके बाद रॉबर्ट ने खुद अपनी कंपनी की शुरुआत की और अपना पहला शिपमेंट भेजा। वे अगर इसमें नाकामयाब रहते तो पक्का दिवालिया हो जाते, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया और अपने रिच डैड की सीख को याद रखा कि बेशक आप 30 की उम्र से पहले दिवालिया होने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इस उम्र में आपको रिकवर होने का मौका भी मिल जाता है। ज्यादातर एम्प्लॉय अपने वर्कर्स को इतना तो पे करते हैं कि वे काम छोड़कर ना जाएं, और ज्यादातर वर्कर भी जी फाड़कर इसलिए मेहनत करते हैं कि वे काम से ना निकाले जाएं। इसलिए तो उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी और कंपनी से मिलने वाले फायदों से ही मतलब होता है। इस सोच के साथ उनके कुछ साल तो बढ़िया गुजरते हैं, मगर ये लंबे समय तक काम नहीं करता। तो क्यों ना आप वो सब कुछ अभी सीखें जो आप सीखना चाहते हैं, इससे पहले कि आप कोई एक खास प्रोफेशन अपने लिए चुने, क्योंकि अगर एक बार आपने अपना प्रोफेशन चुन लिया तो हमेशा के लिए उसी से बनकर रह जाएंगे। तो आज की ऑडियो बुक में इतना ही।
जुड़े रहिए एक्सट्रीम मोटिवेशन के साथ। थैंक यू।